इलाहाबाद का कुंभ, जो कुंभ क्षेत्र है, प्रयाग कहलाता है। और ये विश्व का एक सबसे बड़ा आयोजन होता है। मेले तो बहुत लगते हैं, तो ये मेला एक अद्भुत मेला है, जहाँ दूसरे मेलों की तरह सामान बिकने कम आता है। यहाँ खरीदारी कम होती है। कुछ कपड़े, कुछ कंबल, ये तो जरूर बिक जाते हैं। उसके अलावा शायद ही कुछ और बिकता हो। इस मेले में कई बार ये भी बातें हो रही है कि कई अव्यवस्था हो गई है, और कुछ लोगों की वहां जान चली गई है, जिसमें साधु संत भी हैं और दूर से आए हुए तीर्थ यात्री भी हैं। तो क्या वाकई वहां व्यवस्था है? नहीं, कुंभ में सामान्य रूप से प्रदेश सरकार का जो जिम्मा होता है वो बहुत कम होता है। प्रदेश सरकार, जो मेला एडमिनिस्ट्रेशन होता है और मेला अधिकारी जो होते हैं, वो एक अलग से बनाए जाते हैं। जो इलाहाबाद जिले के जो अधिकारी है उनसे अलग होते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं अलग होती है। हालांकि जिले के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो रहता है। और वो इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं कि मैं 1954 में जब वहां पे स्टैम्पीड हुआ था, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, कुछ हाथी घोड़े जो है बिदक गए थे। ये भी मैंने अपने आंखों से देखा था। कुछ नावें भी पलट गई थी। उसका एक वजह था कि अचानक वीआईपी मूवमेंट होना। और जब वीआईपी मूवमेंट हुआ, जिसमें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, उसकी वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आज भी समस्या कई बार यही होती है कि जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो तीर्थ यात्री जो वीआईपी नहीं होते हैं, उनको बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। और जो वीआईपी होते हैं वो सबसे छोटे रास्ते से जल्दी से पहुंच जाते हैं और मेला में उनकी उपस्थिति हो जाती है। ये जो एक अव्यवस्था है, इसको तमाम 1954 के प्रोटोकॉल के बावजूद ये सही नहीं हो पाया। 1954 में प्रोटोकॉल ये बनाया गया था कोई वीआईपी नहीं होगा। इस बात भी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि कोई वीआईपी नहीं है और किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। पर उसके बावजूद जो आप शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर आप वीआईपी हैं और वीआईपी सुविधा आप ले पा रहे हैं, आपको कहीं नहीं रुकना है। आप सीधे मेले के अंदर तक पहुंच जाते हैं। और आप वीआईपी नहीं है और भीड़ बढ़ गई है, तो कई बाड़े बनाए जाते हैं। वो बाड़े जो है मुश्किल से 200 मीटर के होते हैं, पर उसमें से निकलने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। इस तरह से वो बनाए जाते हैं। जिगजैग उसमें क्यूइंग की जाती है। और उस जिगजैग जो क्यू होती है, उससे निकलते निकलते यात्रियों को बहुत समय लगता है। ये किया जाता है, कहा जाता है कि सुरक्षा के लिए किया गया है, पर यात्रियों को इसमें बड़ी असुविधा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार भी तमाम ऐसे लोग भी हम देख रहे हैं जो खुली छत के नीचे रह रहे हैं। उनकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि मेला एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्होंने सबके लिए व्यवस्था की है। सब कोई वहां रह सकते हैं, अखाड़ों में रह सकते हैं लोग, पर होता नहीं है ऐसा। तो इसके बावजूद मैं कहूंगा कि मेले की जो कुंभ मेले की जो व्यवस्था है, जो स्थानीय इलाहाबाद का और कुंभ मेला का प्रशासन करता है, वो एक अद्भुत है। मैं कुछ चीजें आपको खास बताऊंगा आपको कि मेला जो है करीब 4000 एकड़ में फैला हुआ है। मेले का जो क्षेत्र है, संगम क्षेत्र से लेके अरेल जो है यमुना पार में जो है, वहां से लेकर और फाफामाऊ तक आप देखें तो लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मेला फैला हुआ है। पर इसमें से 3-4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है संगम से लगा हुआ, सबसे पास में जो है, वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जिसमें सबसे करीब में जो होता है दारागंज है, गंगा के इलाहाबाद की तरफ। गंगा के दूसरी ओर झूसी है, यमुना के दूसरी पार नैनी है। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों के बीच में जो है सारा मेले की व्यवस्था होती है। और इस बार भी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक, उनका कहना है कि खर्च कर चुके हैं। और 7000 करोड़ से ज्यादा जो है इसकी व्यवस्था के लिए काम हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है प्रयाग के
जो महाकुंभ हो रहा है, कहा जाता है कि महाकुंभ जो होता है, जो कुंभ तो 12 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, और महाकुंभ जो है 12 कुंभों के बाद होता है। कि कहा जाता है कि 12 कुंभ के बाद वही राशि नक्षत्र सारी चीजें जो है दोबारा आती हैं, और उसी के हिसाब से इसको महाकुंभ कहा जाता है। बस। और हर कुंभ में हालांकि लाखों लोग आते हैं, कई एक बार करोड़ों भी आ जाते हैं, पर यह भी जरूर है कि जो संख्या प्रशासन बताती है उतनी संख्या नहीं होती है, उससे कमी होती है। और प्रशासन का कुछ एक तरीका है कि हर चीज को थोड़ा ज्यादा बढ़ाकर ही बताते हैं, ये भी सही है। तो संगम क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आप एक तो पाएंगे कि संगम क्षेत्र जो है, जो महिला क्षेत्र है, वो कई भागों में बटा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन के हिसाब से ले तो इलाहाबाद स्टेशन जो प्रयागराज स्टेशन है कहलाने लगा है। इलाहाबाद स्टेशन से पहले करीब 5-6 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है सुबेदारगंज। कई ट्रेनें, जैसे खास वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस है, और इस तरह के कई ट्रेनें वहां से चलती है। शहर के बीच में जहां से पहले मीटर गेज की लाइनें चलती थी, वहां से रामबाग से बनारस की तरफ और पूर्व उत्तर प्रदेश की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं वहां से चलती हैं। एयरपोर्ट जो बमरौली एयरपोर्ट है, जो वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट है, पर उस पे सिविलियन प्लेन्स भी आते हैं और लोग वहां से रेगुलर फ्लाइट्स वहां जाते हैं। इसके अलावा कई टूरिस्ट जगह भी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद पार्क है, कंपनी बाग जो कहलाता है, आनंद भवन है, खुसरो बाग है, और थोड़ी सी इलाहाबाद से दूर चले जाए तो श्रृंगवेरपुर है, जहाँ निषाद राज की राजधानी थी। इन सारी जगहों में जो है घूमना फिरना इस भीड़ में आसान नहीं होता, ये सही है। क्योंकि बहुत सी सड़कें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि वो सड़कों पे सिर्फ पैदल ही लोग जो है वही आ सकते हैं। कोई गाड़ी, रिक्शा, टेम्पो उन रास्तों पे नहीं आने दिया जाता है, जिससे भी लोगों को परेशानी होती है। बस स्टेशन दूर बना दी जाती है शहर के बाहर, उससे भी लोगों को परेशानी होती है। और पिछले कुंभ में 2013 के कुंभ में इससे बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, और इलाहाबाद स्टेशन में जो एक स्टैम्पीड हुआ था उसकी वजह भी वही थी कि जो उस वक्त की सरकार थी और मेले की इस भीड़ को ठीक से प्रबंधन नहीं कर सकते। भीड़ प्रबंधन जो है ये सबसे बड़ा काम है जो मेले में किया जाता है। तो मेले में मैंने कहा कि ये जो जो क्षेत्र है ये पूरा आपका शहर का क्षेत्र है, जिसमें संगम से दारागंज एरिया तक लगता है। दूसरा जो है संगम क्षेत्र कहलाता है, जहाँ सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो है हनुमान जी का मंदिर, जो इलाहाबाद के किले के ठीक नीचे है। कहा जाता है कि एक कोई व्यापारी विशाल पत्थर की मूर्ति को लेके जा रहा था, और वहां आकर इलाहाबाद में उस जगह पर किले के नीचे नाव फंस गई, और किसी भी तरह से वो नाव हट नहीं पाई। फिर हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए उस व्यापारी को, और उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे यहीं रहने की व्यवस्था करो। तब से आप देखेंगे इलाहाबाद में जब बड़े हनुमान जी हैं, जिनको बड़ा महाराज भी कहा जाता है, वो करीब 5 फुट नीचे, जमीन से 5 फुट नीचे जो है वो वहां रहते हैं। और कहा यह जाता है जिस बार बारिश में वो डूब जाते हैं तो पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो आपका वो है इलाहाबाद किले के अंदर। इलाहाबाद किला भी बहुत पुराना है, कहा जाता है ये वर्तमान जो है अकबर ने बनाया था, पर इससे पहले भी वहां सरस्वती कूप था, और भी कई कूप थे जहां लोग कूद के जान भी देते थे। कहा जाता है कि अकबर ने वहां शीशा डलवा के उसको बंद करवा दिया था। और उसके साथ अक्षय वट का मंदिर भी है, जो पाताल मंदिर कहलाता है। और अक्षय वट जो कहा जाता है कि हजारों साल पुराना है, और उस अक्षय वट के दर्शन के लिए भी खास करके इन मेले के दिनों में खोल दिया जाता है। जो यात्री होते हैं उनको दर्शन उपलब्ध होता है। सरस्वती कूप में जाते हैं, सरस्वती नदी जो है अब नहीं दिखती है, कहा जाता है कि सरस्वती कूप में जो है वो समाई हुई है। तो इस जोन में जो है
तीर्थ यात्रियों की भीड़ सबसे ज्यादा रहती है। और यही संगम घाट से, संगम घाट पर कोई भी जो है पक्का घाट नहीं है। सिर्फ किले के पास जो एक घाट है वो, और दारागंज में एक घाट है, वो घाट पक्के हैं। पर उसके अलावा जितने भी घाट हैं वो सब खास करके बालू के बोरे डाल के संगम क्षेत्र में बनाए जाते हैं, क्योंकि संगम क्षेत्र कोई एक निश्चित जगह नहीं होता है, वो हर साल बदलता रहता है। वो करीब 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जमुना और गंगा का जो संगम होता है वो बदलता रहता है हर साल। कभी किले के पास आ जाता है, कभी झूसी के पास चला जाता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये अलग अलग सालों में अलग अलग जगह पे संगम क्षेत्र होता है। और बहुत कम लोग इन मेलों के दिनों में संगम क्षेत्र तक जा पाते हैं। पर सबसे पहले जो उनकी वो अधिकार जो है वो नागा साधुओं को दी गई है। और नागा साधु जो है वो सबसे पहले जो पेशवाई करते हैं, यानी कि जो जुलूस निकलते हैं, वो अखाड़ों का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें सबसे बड़े जो अखाड़े होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं। और अखाड़ों की परंपरा में आपको ये बता दूं, इसमें कहा जाता है कि सम्राट अकबर का बड़ा हाथ रहा है। और मधुसूदन सरस्वती ने जब वहां पे उन दिनों भी कई बार अत्याचार होते थे, मधुसूदन सरस्वती ने खास करके अकबर से परमिशन लेके, उनकी स्वीकार रोकती लेकर, उन्होंने हिंदुओं के एक नागा सन्यासियों का शुरुआत की। और उस नागा सन्यासी जो हैं वो सब हिंदुओं को, सभी सन्यासियों को सुरक्षा देते हैं। जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले नागा सन्यासियों को तोप के सामने डालकर उनको खत्म किया गया था। 3 अखाड़ों से जो है हजारों लोग जो है, अखाड़ों के खास करके अखाड़े जिस तरह से जाते हैं, जिस अंदाज में जाते हैं, गाजे बाजे के साथ, पहले तो हाथी घोड़े भी जाते थे, अब उसको रोक दिया गया है, क्योंकि जब से 1954 में वो बिदक गए थे तब से हाथी घोड़े या जानवर जो हैं वो नहीं आते। पर फिर भी जिस शाही अंदाज में ये जाते हैं, सोने की चांदी की पालकी में बैठ के जो महामंडलेश्वर होते हैं वो जाते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी देखने की चीज होती है। और लोग देखने यही आते, लोग कहते हैं कि कुंभ में क्या है, भीड़ है। जी नहीं, भीड़ नहीं, वहां तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोगों से, दूर दूर के लोगों से मेल मुलाकात होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और उसके लिए लोग तमाम अखाड़ों में घूमते रहते हैं, साधुओं के दर्शन करते हैं। और हर साधु महामंडलेश्वर तक जो है जनता से बातें करते हैं, उनको प्रवचन ही नहीं देते हैं, वो जाके निजी रूप से उनके जो वहां पे कैंप होता है, वो भी बड़ा आलीशान कैंप होता है उनका, उसमें जाकर उनको मिल सकते हैं। कि गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर जो है इस तरह से जो घाट बनाए जाते हैं उनकी सुरक्षा की भी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। इस बार एनडीआरएफ भी वहां है। उसके अलावा जो यूपी पुलिस की पीएससी है, उनकी एक खास जो दल है, जो नाव पे रहती है, लाइफ बोट लेके चलती है। उनका काम है कोई भी अगर क्षेत्र में कहीं भी किसी तरह से भी अगर डूबने लायक हुआ या किसी तरह के संकट में आ गया तो उनकी तुरंत सुरक्षा करना, वो भी करते हैं। साथ में नदी का जो पुलिसिंग है, नदी में भी नाव कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, वो सारी चीजें व्यवस्थित होती है, वो भी उसकी व्यवस्था भी वही करते हैं। एनडीआरएफ जो है किसी भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती तो उसके लिए पहले से तैयार रहती है। तो ये क्षेत्र जो है, इसके अगर आप पहुंचना है तो सबसे पहले अलोपी माई है, जो संगम क्षेत्र की शुरुआत में ही है। वो भी माता का एक विशेष स्थल है, विशेष पीठ है। वहां से शुरू होता है और उसके बाद 2 किलोमीटर से ज्यादा जो है संगम तक अगर आपको जाना है तो पैदल ही जाना है, कोई ई रिक्शा नहीं मिलेगी, चलने नहीं देते हैं पुलिस, क्योंकि वहां चल नहीं सकती है। और इतनी भीड़ होती है, इतने लोग चलते रहते हैं उन सड़कों पे से, लाल सड़क और काली सड़क खास करके जो होते हैं, इनसे जब लोग जाते रहते हैं तो वहां किसी वाहन के चलने की जगह बचती नहीं है। पुलिस की गाड़ियां भी अगर चलती हैं तो उनके लिए खास अलग से लेन बनाई हुई है, उसी से पुलिस के लोग और पुलिस की गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तो ये शक्तिपीठ जो आलोपी मंदिर का है, उसके भी लोग दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद जो आता है दारागंज क्षेत्र आता है,
जहां पे दारागंज में अकबर के जमाने में जो बांध बना था, उस बांध से शुरू होता है मेला क्षेत्र। और इस मेला क्षेत्र में अगर आप देखें, मेला क्षेत्र की शुरुआत होती है मेले के एक, दारागंज के एक तरफ है नाग बसुकी का मंदिर। तो कहा जाता है जब महाभारत में भीम किसी वजह से किसी ने उनको जहर दे दिया था, तो इसी नाग बसुकी वहां पे राजा थे, और वहां पर उनका जो है वो पहुंचे थे और वहां उनका उपचार किया किया गया था। इसके बाद आता है अखाड़ा और कल्पवास का क्षेत्र। ये अखाड़ा और कल्पवास का क्षेत्र जो है, असली मेला वहीं होता है। जो दशनामी संप्रदाय हमने कहा, जिसमें जूना अखाड़ा सबसे प्रथम होता है, और उसके अलावा भी वहाँ आदि शंकराचार्य ने जिन अखाड़ों का को बनाया था, वो सारे अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर, वैष्णव संप्रदाय से लेके शैव संप्रदाय तक, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे जो हैं जो इन दशनामियों में नहीं आते हैं, उनके भी कल्पवास यहाँ होते हैं। और वो भी कोई एक दो नहीं है, सैकड़ों में होते हैं। जो विभिन्न हिंदू, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में सिर्फ दशनामी ही नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में दशनामियों से अलावा भी तमाम ऐसे संप्रदाय हैं जो कुंभ में आते हैं और वहां रहते हैं, कल्पवास करते हैं। और कल्पवास के दौरान जो है, एक दूसरे जो धार्मिक क्षेत्र होते हैं, एक दूसरे जो धार्मिक अखाड़े होते हैं या धार्मिक समूह होते हैं, एक दूसरे के बीच में वार्तालाप भी होती है, बातचीत होती है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और वहां ही जाकर जब तीर्थ यात्री वहां पहुंचते हैं तो उनको एक अद्भुत एहसास होता है कि वहां कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो गंगा यमुना सरस्वती के जय के अलावा, शिव की जय, पार्वती की जय, माता की जय की बात जो है, विश्व शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और विश्व मैत्री का जो है प्रचार वहां किया जाता है। तो कुंभ क्षेत्र जो है, हर एक को समेट के साथ चलने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो हजारों सालों से चले आ रहा है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें, फिर से हम आपको बता दें कि कम से कम हर्षवर्धन के समय से ये मेला लगातार चल रहा है। और हर्षवर्धन इस मेले में जब आते थे तो दान पुण्य करते थे, और दान इतना हो जाता था कि उनको फिर अपने बहन से कपड़े लेके पहनने पड़ते थे। और उस वक्त भी वेनसांग ने लिखा है, इत सिंह भी आए थे उस वक्त, दोनों चीनी तीर्थयात्री थे, कि कुंभ मेले में 5 लाख लोग उन दिनों भी आए थे। तो अगर उन दिनों 5 लाख लोग आ रहे हैं और आज 5 करोड़ आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा लोग आज भी नहीं आ रहे हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों में से इतने ही लोग जो है कुंभ में आ पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं पहुंच पाते, और बहुत से लोग बिना सोचे भी पहुंच जाते हैं। ये संगम क्षेत्र की इच्छा है, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद जिनको प्राप्त है वही यहाँ पहुंचते हैं। ये जो कल्पवास का क्षेत्र है, ये करीब संगम क्षेत्र से 5-6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बालू के ऊपर से लोहे की पट्टी डाल के सड़कें बनाई जाती हैं, जिसपे से बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। टेंट वगैरह जो है सब इसी से चलते हैं। और इस क्षेत्र में 30 पॉन्टून ब्रिज, पीपे के पुल के बनाए गए हैं, जिसके जरिए लोग इलाहाबाद के क्षेत्र से झूसी की तरफ जो है, जहाँ सारे अखाड़े हैं, इस बार भी सारे अखाड़े उसी तरफ बने हैं, क्योंकि वहां पे एक साथ बहुत सी जगह मिल जाती है, इसलिए वहां बनाए गए हैं। तो वहां जो है इन पॉन्टून ब्रिज से पीपे के पुल के जरिए ही लोग जाते आते हैं। और पीपे के पुल इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि उस पे से गाड़ियां भी चली जाती हैं। पर मेले के दिनों में, खास करके जब पीक डेज होता है उसके 3 दिन पहले और कम से कम 2 दिन बाद तक जो है, गाड़ियां कुछ एक खास एक पीपे का पुल छोड़ के बाकी उसमें नहीं जा पाते हैं। ये भी एक अद्भुत चीज है। पर इस इन सारी चीजों को के साथ ही फिर भी जब आप अखाड़ा क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां कुछ आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाती है, उससे आप यातायात कर सकते हैं। गंगा के ऊपर शास्त्री पुल है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर। रेलवे का पुल है जो इलाहाबाद को बनारस की तरफ जोड़ती है।
जमुना की तरफ नैनी से जोड़ती है, और एक नया स्टेशन बना है छियोकी, जहां से जो पूरब से गाड़ियां आती है, कलकत्ते साइड से गाड़ियां आती है और बॉम्बे को जाती है, वो छियोकी तक ही आती है और छियोकी से फिर दक्षिण को चली जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें इस क्षेत्र में, खास करके अरैल के क्षेत्र में, जो जमुना संगम क्षेत्र में ही है, पर जमुना के किनारे दूसरी तरफ पड़ता है, यानी कि आपको अरैल पहुंचने के लिए जमुना पार करके जाना पड़ेगा। वहां कर इस बार जो है विशेष प्रकार के जो महंगे टेंट हैं वहां पर आपको मिलेंगे, चाहे वो डोम कहिए, चाहे स्विस कॉटेजेस कहिए, चाहे एयर कंडीशन कॉटेजेस कहिए, जो भी है सब कुछ वहीं पर है। और यहाँ पर जो है एक एक दिन का जो खर्च है रहने का, 10,000 से लेके 50-60 हजार प्रतिदिन के हिसाब से है। ये अखाड़ा क्षेत्र से बहुत अलग रखा गया है। जो शाही ठाट बाट से अपना रहना चाहते हैं वो यहाँ रहते हैं, और जो धार्मिक रूप से रहना चाहते हैं वो अखाड़ों में जाके रहते हैं। नैनी और झूसी को जोड़ने के लिए भी कई पीपे के पुल बनाए गए हैं। और इस तरह से अगर आप वहां रहते हैं तो कहेंगे कि नहाना कैसे होगा। देखिए, नहाने से पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं, पिछले 2 दिनों में जो बाहर के लोग खास करके आए, जब गंगा जमुना या संगम पे नहाए, और नहाने के बाद जो है वहां तेज हवा भी चलती रहती है, तो उस बीच जो है ठंडे पानी से जब नहा के आते हैं तो एक्सपोजर बहुतों को हो जाता है। इस एक्सपोजर से जो है लोगों की जो है जान चली जाती है। तो मेरा सुझाव होगा कि अगर आपको वाकई तीर्थ में डुबकी लगाना है तो आप आराम से 10-11 बजे के बाद जाइए। 10-12 बजे के बाद आराम से नहाइए, भीड़ भी कम हो जाती है और आपको जो है इस तरह के एक्सपोजर का खतरा भी नहीं रहेगा। कल्पवास में क्या होता है? कल्पवास में लोग सोच के आते हैं कि हम 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, या एक हफ्ता रहेंगे, या एक महीना रहेंगे, या पूरा मेले के वक्त में रहेंगे। ये उनका एक संकल्प होता है, संकल्प से कल्प बना है। तो वो कल्प जो समय जो है उसके हिसाब से लोग रहते हैं, और उनका उनकी जो एक धारणा है वो है कि जब इतने समय हम रह लेंगे तो हमारे जो निजी समृद्धि है, आध्यात्मिक उन्नति है, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। साधु सन्यासी भी ऐसे ही आते हैं। मैं आपको अलग से कहानी सुनाऊंगा कि इसमें नागा महिला सन्यासी भी हैं, वो भी हैं, उनकी कहानी मैं किसी दिन और सुनाऊंगा आपको। तो ये अखाड़ों में लगातार प्रवचन भजन तो कहते हैं चलता रहता है। नहीं, इसके अलावा भी कई तरह के नाटक नौटंकियां जो धर्म पर है, धर्म के कई जो अलग अलग पहलू हैं, रामायण महाभारत पुराण, और उससे भी पहले के जो अवधारणाएं हैं उसके ऊपर नाटक, और ये सारी चीजें होती है। और सबका उद्देश्य यही होता है कि लोग यहाँ से जाए तो ये समझ के जाए कि धर्म का अर्थ है सबके साथ रहना, सबके मिला के रहना, और सबको जो ज्ञान वही है कि सब में ईश्वर का, सभी जो वहां लोग पहुंचे सब में ईश्वर का आप दर्शन करें। यानी सभी कोई जो है, प्रत्येक मानव जो है वो ईश्वर है, और वो ईश्वर जो है मेले में है, और एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से मिलने आया है। ये है मेले का एक प्रमुख अवधारणा। इसके अलावा शहर में अगर आप रहना चाहें तो होटल में रह सकते हैं। वहाँ होम स्टेज जो है, कई घरों में जो है लोगों को रहने को सुविधा दी गई है। उसको जो प्रशासन है उसको नियंत्रित करती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था देखती है। और घरों में जो है लोग रहते हैं, जो संगम क्षेत्र के आसपास के घर हैं वहां लोग रहते हैं। कोई एक कमरा, कोई 2 कमरा इस पर्पस के लिए रख देता है, उनकी भी कुछ आमदनी हो जाती है। पर उस आमदनी से ज्यादा सबसे बड़ी जो चीज है, जो यात्री वहां आते हैं जाते हैं रहते हैं, उनको बड़ा लाभ होता है कि जो जिन घरों में रहते हैं उनसे उनको बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो रहने देते हैं उनको भी देश विदेश से आए हुए लोगों से बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, और बहुत उनको खुशी होती है इस तरह का सेवा करने का अवसर देके। कुछ पैसे कमाने की बात अलग है, पर ये सेवा है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपस में एक इंटरेक्शन है।
यहाँ पर सामान्य रूप से तो बहुतों को अखाड़ों से कंबल वगैरह मिल जाती हैं। तो मेरा सुझाव होगा, अगर आप जा रहे हैं तो अपने कंबल अपने बिस्तर साथ ले जाएं। अपने पीने का पानी का प्रबंध अपना खुद करें, और कहीं भी ऐसा वैसा पानी ना पिए। जहां भी मेला क्षेत्र के, मेला से अधिकृत जगह जो है वहीं पे से जो पानी मिलता है वो आप ग्रहण करें। भोजन आपको करना हो अखाड़ों में, जो भंडारे होते हैं वहां कर सकते हैं। बहुत से वहां खाने की दुकानें लगती है, वहां कर सकते हैं। अच्छे खाना मिलेगा आपको, सही खाना मिलेगा, ताजा खाना मिलेगा। और इसके अलावा तमाम लोग ऐसे होते हैं जो चूल्हा लेके बैठते हैं और खाना अपना भी बनाते हैं। ऐसे भी तमाम हजारों लोग आपको दिख जाएंगे। और कई लोग जो हैं जो ट्रेन से आते हैं, वो तो अपना खाना घर से बना के लेके आते हैं, चाहे पूड़ी हो, पराठा हो, सब्जी हो। और वो मेला में आते हैं, ट्रेन से उतर के सीधे मेला क्षेत्र में आते हैं। वो वहाँ वहाँ नहाते हैं, गंगा जमुना के दर्शन करते हैं, फिर नाग बासुकी, हनुमान जी, इनके दर्शन करते हैं, अक्षय वट जाते हैं। और खाना जो है वो अपने साथ जो लाते हैं उसी को खाते हैं। और करीब करीब 90% से ज्यादा लोग जो है सुबह जो आते हैं, शाम तक मेला क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे जो क्षेत्र है, इसमें व्यवसाय के जो अवसर हैं वो बहुत अधिक नहीं होते हैं, पर होते जरूर हैं। इसमें कोई बात नहीं। जहाँ लाखों लोग आते हैं, लोगों की कुछ ना कुछ जरूरतें तो होती ही हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में आपको अस्पताल मिल जाएंगे, सबसे अच्छे अस्पताल जो हैं। और सरकार ने इस बार भी कई प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के साथ, सरकारी अस्पतालों के साथ वहाँ व्यवस्थाएं की है। वहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था आपको मिलेगी, सबसे साफ सुथरे अस्पताल मिलेंगे, समृद्ध अस्पताल मिलेंगे। और वहाँ सारी जो सुविधाएं हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको कोई पैसा नहीं देना होता है। वो सारी चीजें मेले की तरफ से फ्री है, क्योंकि मेले का उद्देश्य है कि सब कोई स्वस्थ आए और स्वस्थ जाए। इस उससे ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो मेला में आप जाएं, मेला को श्रद्धा पूर्वक देखें, मेला को आप आनंद पूर्वक आनंद ले, लोगों से मिले, और अपना ज्ञान वर्धन करें, दूसरों के ज्ञान में बढ़ाने की जो है एक कोशिश करें। तो इस तरह से जो है ये जो मेला है, कुंभ का मेला जो है एक अद्भुत मेला है। जहाँ देश देश से, दूर दूर से, हर जाति के, हर संप्रदाय के, हर धर्म के, हर भाषा के लोग आते हैं। और वो साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम धर्म के लोग भी वहां आते हैं। वो अपना कुरान और गीता पे बातचीत करते हैं। ईसाई आते हैं, वो अपने बाइबल के बारे में बात करते हैं। पर उससे ज्यादा जो है, जो और लोग होते हैं उनको भी जो क्रिश्चियनिटी की है उसके बारे में जानकारी मिलती है। निश्चित रूप से ही कुंभ मेला एक अद्भुत मेला है। एक धार्मिक नहीं, धर्म का मेला है। जहाँ धर्म के जो भी अवधारणाएं हैं, धर्म का जो चिंतन है, इसको एक दूसरे से साझा किया जाता है। और विश्व शांति के लिए लगातार प्रार्थना की जाती है। आपको इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप मीडिया मैप के इस विशेष कार्यक्रम, जो कुंभ मेला है, इसका आप लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको ये सारी बातें अभी तक बता रहा था। आपको कुंभ मेला का यात्रा शुभ हो, ये मेरी कामना है शिवाजी सरकार की ओर से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।